हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस चैनल पे लगातार वीडियो अपलोड सोशोलॉजी से रिलेटेड हो रहे हैं और अब किसी के लिए भी, चाहे वो यूजी और पीजी या फिर एनडीए की या कंपटीशन की तैयारी करने के लिए किसी तरह की किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा लगातार सोशोलॉजी से, बेसिक सोशोलॉजी से स्टार्ट हो रही है और रिसर्च तक की वीडियो अपलोड है। तो आप सभी से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और शेयर करने की कोशिश करें। तो आज हम बात करते हैं समाजशास्त्र की उपयोगिता, इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी। इससे पहले पिछला वीडियो आपको समाजशास्त्र का उदय और विकास, भारत में समाजशास्त्र कैसे उदय हुआ, लगातार वीडियो हुआ। तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाजशास्त्र किसे कहा जाता है और समाजशास्त्र की उपयोगिता की महत्व के बारे में बताइए, या समाजशास्त्र की उपयोगिता के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो हम बात करते हैं समाजशास्त्र की उपयोगिता, इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी। जिस तरह से प्रत्येक विषय की एक अपनी उपयोगिता होती है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र की भी अपनी उपयोगिता होती है। विशेष तौर पर भारत के संदर्भ में अगर समाजशास्त्र की उपयोगिता देखी जाए तो भारत के संदर्भ में समाजशास्त्र की उपयोगिता कुछ और ही अधिक है, क्योंकि जब हम भारत में समाजशास्त्र की बात करते हैं तो भारतीय समाज के लगभग तमाम क्षेत्रों की विभिन्नताओं को देखी जा सकती है, चाहे वो धार्मिक हो या आर्थिक हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। दूसरी, हम यह भी देखते हैं कि परंपरावादी मूल्यों से हमारा नाता अब भी बना हुआ है। बहुत बड़ी, मतलब एक पॉइंट आ गया कि परंपरावादी मूल्यों से हमारा नाता अब भी बना हुआ है। का मतलब ये है कि हम कितनों भी आधुनिक हो गए, लेकिन कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में हम अपने सोसाइटी की कल्चर्स, मोड्स, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, कस्टम, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से हम जुड़े हुए हैं। कहने का इनका मतलब ही है, क्योंकि हमारी सोसाइटी की बात है। जब हम किसी भारतीय समाज की जब अध्ययन करते हैं तो उसमें समाजशास्त्र के कई कंसेप्ट को हम ध्यान से देखते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि मतलब जो समाजशास्त्र की जो उपयोगिता है भारत में बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय मूल्यों में या भारतीय मूल्यों से हमारा नाता अब भी बना हुआ है। जबकि कुछ शहरों के समुदाय में आधुनिक मूल्यों को अधिक से अधिक लोग स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे समस्याओं को समझने के लिए समाजशास्त्र काफ़ी उपयोगी है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी इंडियन सोसाइटी की या भारतीय समाज में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, किस बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय समाज में विभिन्नताएं पाई जाती है। भारतीय समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं देखी जा सकती है, जैसे जातिवाद, सामाजिक असमानता, अपराध, घूसखोरी, जनसंख्या की समस्या, गरीबी, महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति एवं उनका शोषण आदि, इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है भारतीय समाज में। इन समस्याओं को निदान के लिए हमें उन्हें समझना होगा, और इन्हें समझने के लिए सर्वप्रथम
हमें अपने समाज को गहराई से जानना या समझना होगा, ताकि जो इतने प्रकार के प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के, वो कैसे हम दूर कर सकते हैं, या ये कहूँ कि इस क्षेत्र में समाजशास्त्र हमारी सहायता कैसे करता है, या इस क्षेत्र में इन समस्याओं से निपटने के लिए समाजशास्त्र कैसे सहायता करता है। तो आगे देखा जाए, समाजशास्त्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उपयोगी साबित कैसे होता है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। हम एक एक टॉपिक बोलते जाएंगे, उसके बारे में आपको लेक्चर देंगे, उसके बारे में समझाते जाएंगे। पहला, सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायक। सामाजिक समस्याओं के निराकरण में सहायक, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि अगर सामाजिक समस्याओं के निराकरण में कौन कौन से वो एलिमेंट सहायक सिद्ध होता है जो इसे दूर किया जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा समाज आज समस्याओं से घिरा हुआ है, चाहे वो भ्रष्टाचार, भिक्षावृत्ति हो, या वेश्यावृत्ति हो, या जातिवाद, बेकारी, गरीबी, पिछड़ी जातियों एवं दलित, महिलाओं के साथ अन्याय, बाल अपराध, राजनीतिक अपराध, ग्रामीणों की समस्याएं आदि इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। इन समस्याओं के सामाजिक कारणों की खोज करके हम इसकी निष्पक्ष व्याख्या कर सकते हैं। कहने का मतलब, जो सामाजिक समस्याओं के निराकरण के जिन प्रकार की समस्याएं पाई जाती है, तो हम उन सामाजिक कारणों की खोज करते हैं, और खोज करके हम निष्पक्ष व्याख्या कर सकते हैं, या निष्पक्ष उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को हम देखते हैं। क्योंकि अगर हमारे समाज में गरीबी क्यों बनी है, एक उदाहरण बनाया जाए। एक उदाहरण तौर पे देखा जाए कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्र या भारतीय समाज में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात, तो इसको कई आप व्यू पॉइंट से आप देख सकते हैं। एक एजुकेशन सेक्टर से देख सकते हैं। गांव में एग्रीकल्चर कृषि बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कृषि पे ज़्यादा से ज़्यादा निर्भरता होती है। तो क्या कृषि सभी के पास है? कहने का मतलब, क्या कृषि के लिए ज़मीन सभी के पास है? जिनके पास है, क्या वो कृषि पूर्ण रूप से कर रहे हैं? जिनके पास नहीं है, क्या वो बटाईदार के माध्यम से अपना लेके खेती जीवन यापन कर रहे हैं? अगर जिनके पास नहीं है, तो क्या वो दूसरे शहर में जाके रोजी रोटी कर रहे हैं? क्या वो मनरेगा के माध्यम से उनको 100 दिन की रोज़गार की गारंटी योजना प्राप्त हो रही है? क्या वो अपने जीवन यापन के लिए कोई भी छोटा व्यवसायिक या व्यवसाय के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं? तो ये तमाम ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको हम गरीबी ख़त्म कर सकते हैं, अगर इंसान चाहे तो। अगर नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि एक इंसान अगर गरीब है, तो अपनी गरीबी को ख़त्म करने के लिए उसके पास कई पहलू हैं। वो बाहर जाके कमा सकता है, एजुकेशन के माध्यम से किसी कंपनी में एजुकेशन से हाईली क्वालिफाई हो जाए, चाहे कुछ यूजी तक ले ले, कुछ डिप्लोमा ले ले, चाहे आज भारत में कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, तो कहीं भी जाके वो रोजी रोटी कर सकता है, व्यवसाय के रूप में उस गांव में कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए ये सारे इंसान पे डिपेंड करती है, आप कितना सोचते हो, अपनी समस्याओं को कैसे ख़त्म करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरी हम बात करते हैं ग्रामीण उत्थान में सहायक। ग्रामीण विकास में कौन कौन से ऐसे चीज़ होती है जिसे हम ग्रामीण को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि पहले का जो 100 साल पहले का जो ग्रामीण था, आपका जो ग्रामीण भारत है, काफ़ी चेंजिंग मिला है। क्योंकि हमारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से एग्रीकल्चर हो रही है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, चाहे वो टेलीकॉम के माध्यम हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो रोडों की जाल हो। तो कहीं न कहीं सरकार किसी न किसी योजना के माध्यम से
ग्रामीण को विकास कर रही है। तो आज हम ग्रामीण उत्थान में सहायक क्या क्या चीज़ें हैं समाजशास्त्र युवा पॉइंट से देखना चाह रहे हैं। भारत की अन्य समस्याओं में ग्रामीण जीवन से संबंध समस्याएं अत्यंत विकराल रूप से धारण लेती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए कि ग्रामीण में क्या क्या ऐसी समस्याएं जो है कि बहुत विकराल रूप धारण किए है। जन स्वास्थ्य, निरक्षरता, भूमिहीनों की समस्या, तेजी से बढ़ती हुई आबादी आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका शीघ्र निराकरण अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए समाजशास्त्रीय अध्ययन इस क्षेत्र में उपयोगी साबित सिद्ध हो सकता है। मैंने आपसे बताया कि ग्रामीणों के उत्थान के लिए या ग्रामीणों के विकास के लिए सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर हमको फोकस करना है। मैंने कहा जन स्वास्थ्य को लेके आज भी हमारी शहरी लोगों से ग्रामीण लोगों में बहुत ही वीकनेस है। दूसरी बात, निरक्षर ऐसा नहीं हम कर सकते कि लिटरेसी आज भी देखने को मिलती है। आज भी शहर में लड़कियां यूजी पीजी प्रोफेशनल कोर्स करके अपने पैरों पे खड़ा हो रही हैं, गाँवों में भी खड़ा हो रही हैं, लेकिन बट इसकी परसेंटेज बहुत कम है। आज भी लड़कियों को हाई स्कूल इंटर पढ़ा के शादी कर दिया जा रहा है। तो क्या हमारा देश महिलाओं के प्रति जो समस्याएं हो रही है, चाहे क्योंकि हाई स्कूल इंटर पढ़ने के बाद भी क्या वो अपनी फैमिली शादी होने के बाद क्या फैमिली में उनकी प्रॉब्लम नहीं आएंगी? बहुत ज़्यादा आएगी। उनको डिसीजन मेकिंग का जो हक दिया जा रहा है, चाहे आज आधुनिक भारत में जिस तरह महिलाओं के लिए एक अलग अलग कानून बना है और महिलाओं के लिए एक से एक योजनाएं जो है कि आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ये है कि जो डिसीजन मेकिंग का जो है उनके पास क्या वो उस एलिजिबिलिटी के माध्यम से क्या वो निभा पाएंगी। पॉपुलेशन की बात किया क्योंकि आज भी ग्रामीणों में कुछ ऐसी फैमिली, पुअर फैमिली है, बच्चे के चक्कर में, लड़के के चक्कर में आज भी 2 4 5 6 पैदा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक हमारा जो है लड़का हो जाए और हमारे बुढ़ापे के लाठी का सहारा हो जाए। ऐसी ऐसी जैसी जैसी जिसकी सोच है उसके अकॉर्डिंग लोग कर रहे हैं। तो इसलिए गाँवों की जो पॉपुलेशन है आज भी सबसे ज़्यादा है। भूमिहीनों की समस्या मैंने पिछले टॉपिक में किया कि क्योंकि आज भी लोगों के पास ज़मीन नहीं है। जिनके पास ज़मीन नहीं है वो खेती करना चाह रहे हैं, लेकिन बटाईदार के माध्यम से या किसी से अधिया लेके ज़मीन अपना कृषि जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये भी सारी समस्याएं हैं। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ग्रामीण उत्थान में सहायक समाजशास्त्रीय अध्ययन इस क्षेत्र को बहुत ही उपयोगी सिद्ध साबित कर सकता है, इसकी समस्या से निजात दिलाने के लिए। तीसरा सबसे बड़ी पॉइंट है आर्थिक विकास की क्रियान्वयन में सहायक या कार्यान्वयन में सहायक कैसे सिद्ध होता है। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका समाजशास्त्री पहलू काफ़ी महत्वपूर्ण है। विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए तथा समय समय पर उनका मूल्यांकन समाजशास्त्री माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान प्रतीत हुआ है। कहने का मतलब आर्थिक विकास का जब क्रियान्वयन या कार्यान्वयन में सहायक जब देखा गया समाजशास्त्र की जो उपयोगिता है। आज मनरेगा की अगर हम उदाहरण के तौर पे बात किया जाए मनरेगा जब शुरू में लॉन्च की गई थी, मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो सभी जाति वर्ग विशेष के लिए थी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। उसमें ये नहीं था कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए है, उनमें सभी वर्गों के लिए था। दूसरी बात, यूपीए सरकार में नरेगा आई, फिर मनरेगा लॉन्च हुआ, फिर सभी राज्यों में अप्लाई कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं आर्थिक
विकास लाने के लिए मनरेगा में धांधली भी हुआ। जॉब कार्ड बने, डीबीटी के माध्यम से आप पेमेंट भी आ रहे हैं। पहले डीबीटी के माध्यम से भुगतान नहीं होते थे, अब डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भुगतान हो रहे हैं। उस समय जयराम रमेश ग्रामीण अभिकरण मंत्रालय संभाल रहे थे। उन समय उनको एक दौरा करने के लिए कुछ ऐसे सोशोलॉजिस्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एक टीम बना के उन्होंने दौरा किया, तो देखा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में मनरेगा के नाम पे करोड़ों करोड़ों धांधली है। तो इसलिए एक तरफ जब सब सरकार के सामने जब पेश हुआ तो सब कुछ ने कहा कि इस मनरेगा को बंद कर देना चाहिए, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव समाज को पड़ा था। पहली बात तो जो एक गांव के लोग जो शहर और प्रदेश में पलायन होते थे उसमें कमी आई। दूसरी बात, मैंने कहा कि सभी वर्गों के लिए, महिला और पुरुष के लिए रोज़गार था। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे उनमें रोज़गार भी करते थे। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि उस मनरेगा के माध्यम से, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे मतलब हर डिपार्टमेंट को शामिल कर दिया गया था। तो हर जो जिसका काम था उस विभाग के माध्यम से आवंटन हुआ, काम हुआ, विकास हुआ। इसलिए मनरेगा को नहीं बंद किया गया। और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, दूसरी कार्यकाल चल रही है प्रेजेंट टाइम में। मुझे याद है कि हर बजट में 33 करोड़ रुपया रिलीज़ की जाती थी। 33,000 करोड़ रुपया रिलीज़ की जाती थी हर बजट में। ये यूपीए का जब सरकार थी तो उस समय के डाटा है। उसके बाद मनरेगा को और सुदृढ़ किया गया, डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया, मनरेगा में कुछ चेंजिंग किए गए। और उसके बाद एनडीए की सरकार में मनरेगा में हर बजट में 35,000 करोड़ रुपया रिलीज़ किया गया। यानी कहीं न कहीं मनरेगा को बजट में वृद्धि की गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मनरेगा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप अगर डिस्क्राइब करना हो तो आप इसको उदाहरण दे के लिख सकते हैं। अब हम चौथी बात करते हैं, नई परिस्थितियों में सामंजस्य करने में सहायक, एडजस्टमेंट। जो नई सिचुएशन आती है कैसे हम उसको हैंडल करते हैं, कैसे एडजस्टमेंट करते हैं समाजशास्त्री व्यू पॉइंट से या समाजशास्त्र के व्यू पॉइंट से। तो आइए देखते हैं। वर्तमान युग परिवर्तनशीलता का युग है। वर्तमान युग परिवर्तनशीलता का युग है। प्रत्येक दिन नई नई परिस्थितियां आती हैं और जहां समाजीन की समस्या होती है वहां वर्तमान परिस्थितियों के विश्लेषण के आधार पर समाजशास्त्र भविष्य की परिस्थिति का एक स्वरूप पैदा करता है और ऐसे स्वरूपों से परिचित होकर उन परिस्थितियों के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि वर्तमान युग परिवर्तनशीलता का युग है। प्रत्येक दिन नई नई परिस्थितियां आ रही हैं जहाँ समायोजन की समस्या उत्पन्न होती है। ये बात तो सही है कि मॉडर्न एज है। हम कहीं न कहीं इस तरह के हमेशा कुछ न कुछ चीज़ें, अगर हम ग्रामीण समुदाय में रह रहे हैं तो शहर में जा रहे हैं तो कहीं न कहीं हम डिफरेंट हो रहे हैं। चाहे वो पहनावा हो, चाहे खान पान हो, चाहे बोल चाल हो। हम गांव में रहते हैं तो लेजीपन दिखता है, शहर में रहते हैं तो 24 घंटा एक्टिव ही रहते हैं कि कोई काम मिल जाए, ये कर ले, वो कर ले। तो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए कहीं न कहीं सोशोलॉजी या व्यू पॉइंट से होकर उन नई परिस्थितियों के लिए हम तैयार हो जाते हैं। पांचवा सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा समस्या है जो समाजशास्त्र में इसको दूर कैसे किया जा सकता है। जनसंख्या संबंधी समस्याओं को समझने में उपयोगी है। आज हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे भयंकर समस्या है। आज हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या संबंधों सबसे भयंकर समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। इसे कम करने के लिए सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाया, परंतु इच्छित परिणाम देखने को नहीं मिला। जन्म निरोध उपायों को अपनाने में कौन कौन सी बाधाएं आए,
इसकी सही जानकारी हमें तभी हो सकती है जब हम समाज की मान्यताओं, मूल्यों, परंपराओं आदि को समझने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में हमें समाजशास्त्र में काफ़ी सहायता प्रदान होती है या प्राप्त होती है। ये बात तो सही है। जनसंख्या के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया। हमारे दो का कंसेप्ट इसके लिए स्वास्थ्य विभाग या NRHM के माध्यम से, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के माध्यम से ऐसे तमाम योजनाएं चलाए परिवार नियोजन के लेके। तब भी इसमें जो लक्ष्य रखा था वो चीज़ नहीं प्राप्त हुआ। इन सबों को तोड़ने के लिए कहीं न कहीं जो समाज की मान्यताएं हैं, मूल्य हो, परंपराएं आदि को समझने का सबसे बड़ा सहायक होता है। क्योंकि कहीं न कहीं हम ये चीज़ तो कहते हैं कि लड़का हुआ तो हमारे वंश को आगे ले जाएगा, लड़का है तो हमारे लाठी का सहारा होगा। ये सब कहीं न कहीं सोसाइटी में या सोशियोलॉजी में, चाहे मान्यताओं के रूप में हम पढ़ते हैं या चाहे कहीं न कहीं किसी रूप में हम देखते हैं। ऐसा नहीं है, समाज हमारा बदल रहा है। आज चाहे लड़का हो लड़की में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम वेल एजुकेटेड हैं। अगर हम इस तरह की भावना जो हमारे दादा परदादा या चाहे हमारे पेरेंट्स ने अगर इस तरह का किया और हम एक दिन के बाद, शादी के बाद हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनके साथ इस तरह का बिहेव करते हैं, तो शायद उनमें हमारे में कोई चेंजिंग नहीं है। उस ज़माने में भी वो दकियान उसी विचारधारा को अपनाते थे और हम भी आज मॉडर्न में जहाँ वेल एजुकेटेड, जहाँ टेक्नोलॉजी एज है, चाहे आधुनिक प्रौद्योगिकी का युग है, उसके बाद भी हम इस तरह का काम अगर कर रहे हैं तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ और सबसे बड़े पिछड़ेपन का कारण हमारे दिमाग को होता है। क्योंकि हम कागजी रूप से तो पढ़े हैं, डिग्री लिए हैं, लेकिन हमारा दिमाग वही साइकोलॉजी रूप में काम अगर कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं इन तमाम सिस्टमों या फिर वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, मोड्स, इन सब में कहीं ना कहीं आज हम फंसे हैं। तो इसका मतलब है कि हम जो आज विचारधारा और 100 साल पहले की जो विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं आज हमें वो डिस्टर्ब कर रही है। तो इन सबों से दूर निकलने के लिए आपको इसके बारे में गहन अध्ययन करना है। इन सबों से दूर निकलने के लिए आप चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जनजातियों की समस्याओं को हल करने में उपयोगी। बहुत अच्छी पॉइंट है। इसको हम समाजशास्त्र व्यू पॉइंट या सोशोलॉजी या व्यू पॉइंट से कैसे देखते हैं, कैसे उपयोगिता था। जनजातियों की जीवन शैली बिल्कुल अलग है। उनकी समस्याएं भी कुछ अलग प्रकार की होती थी। सरकार उनके विकास के लिए अनेक सुविधाएं देती थी, फिर भी अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ पा रहे थे। इसके पीछे कौन कौन कारण है, उनकी समस्याओं की क्या प्रकृति है, इस तरह के ऐसे कई प्रश्न हमारे जेहन में आते हैं जिनका उत्तर हमें समाजशास्त्रीय विश्लेषण के द्वारा प्राप्त हो सकता है। ट्राइबल, जब धरती पे मानव है तो हम सभी ट्राइबल थे। आज हम लोगों की एक स्पेशल कास्ट हो गई हो, चाहे एक जाति विशेष में हम बंध गए हैं, लेकिन सब ट्राइबल थे। जब हम किसी ट्राइबल की स्टडी करते हैं या जनजाति की स्टडी करते हैं तो उनका कल्चर बिल्कुल अलग होता है, उनका पहनावा अलग होता है। आज भी मॉडर्न का प्रभाव पड़ता है, लेकिन कहीं बहुत ही परसेंटेज कम में किसी ट्राइबल की अगर स्टडी की जाएगी तो उनकी कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो चाहिए सरकार के अनुरूप, ऐसा नहीं है कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बहुत सी योजनाएं के माध्यम से उनको बदलने की कोशिश किया, लेकिन नहीं बदल पाए। ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे जेहन में आते हैं जिस हिसाब से हम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन आज भी हमारी ट्राइबल बहुत पीछे हैं। इसलिए आप जो भी समस्याएं आती हैं किसी भी फील्ड सेक्टर में, तो आप सोशोलॉजी व्यू ऑफ पॉइंट से उसको स्टडी कर सकते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्यों है कि जो ये पीछे नहीं, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अपने जो 100 साल 200 साल जो कल्चर है वो चली आ रही है। ठीक है, कल्चर अपनी जगह है, हम कल्चर को तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप कहीं दूसरी जगह जाओगे, फिर कहीं मान लो आप जाओगे तो फिर आप बिल्कुल अलग दिखोगे। आपको सोसाइटी किस लेवल से उसको देखेगी, ये आप पे डिपेंड करती है।
लास्ट जो टॉपिक थी, इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी का जो लास्ट टॉपिक था, राष्ट्रीय एकता में सहायक। भारत विभिन्नताओं का देश है, चाहे वो भाषा हो, धर्म हो, क्षेत्र हो, आदि प्रकार के हम बटे हुए होते हैं। इसी कारण हमेशा ही हमारे समाज में आंदोलन, दंगे आदि होते रहते हैं। ये समस्याएं राष्ट्रीय एकता में बाधक होता है। इन विभिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें समाजशास्त्र का अत्यंत उपयोगी साबित सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि हमारा जो देश है, भारत विभिन्नताओं का देश है। कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, कई भाषा बोली वाले एक साथ रहते हैं, कई क्षेत्र विशेष के लोग एक साथ रहते हैं। इनमें भी बहुत समस्या है, चाहे वो भाषा के रूप में लेके, चाहे धर्म को लेके, चाहे क्षेत्र विशेष के रूप में। हमेशा हमारे समाज में इस प्रकार के आंदोलन होते हैं, दंगे होते रहते हैं, क्योंकि ये समस्याएं एक राष्ट्रीय एकता में बाधक होती है। इसलिए हम इसके समाजशास्त्र अत्यंत उपयोगी साबित सिद्ध हो सकता है। अब इन सब कहने का मतलब ये है कि आज हमने सब चीज़ आपको बताया, सब टॉपिक के बारे में बताया। तो ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की उपयोगिता काफ़ी व्यापक है। इसके अध्ययन से न केवल हमें अपने समाज की जानकारी होती है, बल्कि अन्य समाजों की भी जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए ऊपर दी गई जिन समस्याओं की हमने अभी चर्चा किया है, उनका राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। अतः हम यह कह सकते हैं कि हमें यह नहीं मानना चाहिए कि इनका केवल समाजशास्त्री पहलू ही है। तो आज हमने आपको समाजशास्त्र की उपयोगिता के बारे में बताया। समाजशास्त्र कैसे है, वो हर समस्या के साथ फिट बैठता है, और कभी कभी किसी चीज़ को समझने के लिए सोशोलॉजिकल व्यू पॉइंट से उसको कैसे देखा जाता है। क्योंकि हम जब समाजशास्त्र की उपयोगिता की बात करते हैं तो भारतीय समाज की बात करते हैं। तो आज का ये वीडियो था, आज का ये लेक्चर था। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की क्वेरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा रूरल डेवलपमेंट या रूरल एरिया के लोग, जो आज सभी के हाथों में मोबाइल है, हम ये नहीं कह सकते कि भारत में सभी के पास है, लेकिन जिनके पास भी है, इस वैश्विक महामारी में अपने घर पे पड़े हैं, स्टडी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियाँ सारे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम ले रही है, यूजी पीजी के। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको एक समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि वीडियो हम भी शौक़ के मारे बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है कि लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कि अच्छा श्रोता वही है जो सबसे पहले सुनता है, समझता है, लिखता है। ऐसा ये चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने की कोशिश करिए। आपको 1.5 GB, 2 GB, 1 GB पर डे मिल रही है, तो उसका सदुपयोग करिए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो वो चीज़ें ठीक है, आप उस क्राइटेरिया में बधे रहिए। लेकिन आपका जो जेन्युइन चीज़ें हैं, आप एजुकेशन अचीव कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उससे रिलेटेड वीडियो को देखने का प्रयास करिए। इस प्लेटफॉर्म पे एक टॉपिक पे हज़ारों वीडियो हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को देखिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ 5 मिनट, 10 मिनट आप देखने के बाद आपको एहसास होगा कि ये हमारे सब्जेक्ट के लिए कितना रिलेवेंट है। और कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, समस्या हो तो आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं अपनी समस्या को, और हम देखेंगे, रिप्लाई करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।